तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन अबाउट चैनल पर। आप लोगों को हम पढ़ाने वाले मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 जो डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे उसका प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। आज आपको पढ़ाएंगे माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन अबाउट चैनल पर। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, जो आप लोगों को हम पार्ट 4 में कंप्लीट करवा दिए थे। प्रॉपर्टी का 6 रूल आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर को उपसारणिक बोलते हैं और कोफैक्टर को ही सहखंड बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, माइनर के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर सॉरी हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर माइनर नहीं होगा, यहाँ होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है। डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। हम लोग उसी बोले थे कि डिटर्मिनेंट तो वास्तविक संख्या और समीक संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के पहले जान चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट वास्तविक संख्या और समीक संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को डिटर्मिनेंट कहती है। ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ जाने कि डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है। तो पहला हम जानेंगे माइनर के बारे में कि माइनर क्या होता है। तो माइनर बात है यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव aij हो तो उस अवयव का माइनर mij होता है, और इसे हम लोग m से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव aij हो तो उस अवयव का माइनर हो तो उस अवयव का माइनर mij होता है। कैसे होता है, जो हमको
आप लोगों को हम आगे थोड़ी देर में बताएंगे कैसे होता है। इसे हम लोग एम से सूचित करते हैं या एम से डिनोटेट करते हैं। तो माइनर के बारे में हम लोग जाने कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव ए आई जे हो तो उस अवयव का माइनर एम आई जे होता है। इसे एम से डिनोटेट करते हैं या सूचित करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा ये मेरा डिटर्मिनेंट है। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट का हम लोग जानेंगे कि माइनर कैसे होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ ए का हम लोग माइनर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग सूचित करेंगे, यहाँ हम लोग एम से एम आई जे, आई हो गया आपका रो, जे कॉलम हो गया। ठीक है, तो आई रो होगा और जे कॉलम है। तो M11 करेंगे, M11। तो M11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो ए आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है, तो ये दोनों झक जाएगा, तो बचेगा मेरे पास डी। ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ बी, तो इसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे M12। तो माइनर फर्स्ट रो का सेकेंड रो, तो बी का माइनर ज्ञात करने के लिए हम लोग फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, तो ये दोनों झप जाएगा, फर्स्ट रो झप जाएगा और सेकेंड कॉलम झप जाएगा। तो मेरे पास बचेगा मात्र ओनली फॉर सी। तो ये हो गया हमारा बी का माइनर, आंसर होगा आपका सी। उसी प्रकार हम लोग माइनर ए निकल गया, बी का भी निकल गया, सी निकालेंगे और डी का निकालेंगे। तो माइनर ऑफ सी यहाँ भी लिखेंगे M21। 2 हम लोग सेकेंड रो और 1 फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड रो को करेंगे और फर्स्ट रो को करेंगे। तो मेरे पास बचेगा कौन, ओनली फॉर बी। ये हो गया आपका सी का माइनर। और माइनर ऑफ डी निकालेंगे, माइनर ऑफ डी M22, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो मेरे पास बच रहा है ए, तो ये होगा आपका ए। तो हम लोग यहाँ जाने कि माइनर क्या होता है। तो यदि डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखिए थ्योरी हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आए तो ज़्यादा और बेहतर है। तो माइनर क्या होता है, क्योंकि इसकी जस्ट ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाऊँगा। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनर, तो माइनर क्या है, यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव ए आई जे हो तो उस अवयव का माइनर एम आई जे होता है। इसे एम से सूचित करते हैं या डिनोटेट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाने कि माइनर ऑफ ए का माइनर निकालें, तो ये हो गया M111, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के एम आई जे, आई रो हो गया, जे कॉलम हो गया। ठीक है, तो एम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम झक जाएगा, तो मेरे पास बचा ओनली फॉर डी। तो ये आपका ए का माइनर हुआ डी। उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ बी निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम किए, तो ठीक उसी प्रकार मेरा सी आया, ए बी का माइनर। अब फिर उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ सी किए, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम किए, तो बी आया। फिर माइनर ऑफ डी का किए, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम यानी कि ए आया। ठीक, ये तो हुआ मेरा दो रो यानी कि 2 टर्म का डिटर्मिनेंट। अब लोग 3 टर्म का देखते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हुआ 2 टर्म का डिटर्मिनेंट से हम लोग ज्ञात किए माइनर। अब लोग 3 टर्म से ज्ञात करेंगे माइनर।
ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया आपका, और सॉरी यहाँ जी होगा एच आई। अब हुआ 3 टर्म का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये 2 टर्म का हुआ, ये 3 टर्म का हुआ। तो 2 टर्म से हम लोग ज्ञात किए माइनर, और हम लोग फिर 3 टर्म से ज्ञात करेंगे माइनर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे M11। तो यहाँ देखिए, यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट करे, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि ए का हम लोग माइनर निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखे MIJ, यानी कि आई हो गया रो, जे कॉलम हो गया। तो ए कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो, ठीक, और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा EFHI, तो ये होगा आपका माइनर होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे FHI, ये हो गया आपका ए का माइनर। अब हम लोग ठीक उसी प्रकार जानेंगे माइनर ऑफ बी का। माइनर ऑफ बी M11, सॉरी यहाँ सेकेंड होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, देखिए माइनर ऑफ बी। ठीक है, तो माइनर ऑफ बी का हम लोग निकालेंगे माइनर बी का माइनर। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशनल बोर्ड चैनल पर। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, जो आप लोगों को हम पार्ट 4 में कंप्लीट करवा दिए थे। प्रॉपर्टी का 6 रूल आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर को उपसारणिक बोलते हैं और कोफैक्टर को ही सहखंड बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, माइनर के प्रत्येक अवयव का, माइनर का प्रत्येक अवयव का माइनर का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, सॉरी हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर माइनर नहीं होगा, यहाँ होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है। डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट हम लोग उसी बोले थे कि डिटर्मिनेंट तो वास्तविक संख्या और समीक संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के पहले जान चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट वास्तविक संख्या और समीक संख्या को रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को डिटर्मिनेंट कहती है। ठीक है, तो हम लोग आज
चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग यहाँ जाने कि डिटर्मिनेंट का प्रत्येक अवयव का माइनर को फैक्टर ज्ञात किया जाता है। तो पहला हम जानेंगे माइनर के बारे में कि माइनर क्या होता है। तो माइनर बात है यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव Aij हो तो उस अवयव का माइनर Mij होता है, और इसे हम लोग m से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव Aij हो तो उस अवयव का माइनर हो तो उस अवयव का माइनर Mij होता है। कैसे होता है, जो हमको आप लोगों को हम आगे थोड़ी देर में बताएंगे कैसे होता है। इसे हम लोग m से सूचित करते हैं या m से डिनोटेट करते हैं। तो माइनर के बारे में हम लोग जाने कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव Aij हो तो उस अवयव का माइनर Mij होता है, इसे m से डिनोटेट करते हैं या सूचित करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं A B C D। ठीक है, ये मेरा ये मेरा डिटर्मिनेंट है। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट का हम लोग जानेंगे कि माइनर कैसे होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ ए का हम लोग माइनर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग सूचित करेंगे, यहाँ हम लोग m से Mij, i हो गया आपका रो, j कॉलम हो गया। ठीक है, तो i रो होगा और j कॉलम है, तो m11 करेंगे। m11 तो m11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो ए आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है, तो ये दोनों झक जाएगा, तो बचेगा मेरे पास d। ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ b निकालेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ b, तो इसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे m12। तो माइनर फर्स्ट रो का सेकेंड रो, तो b का माइनर ज्ञात करने के लिए हम लोग फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, तो ये दोनों झप जाएगा, फर्स्ट रो झप जाएगा और सेकेंड कॉलम झप जाएगा, तो मेरे पास बचेगा मात्र ओनली फॉर c। तो ये हो गया हमारा b का माइनर, आंसर होगा आपका c। उसी प्रकार हम लोग माइनर a निकल गया, b का भी निकल गया, c निकालेंगे और d का निकालेंगे। तो माइनर ऑफ c यहाँ भी लिखेंगे m21, 2 हम लोग सेकेंड रो और 1 फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड रो को करेंगे और फर्स्ट रो को करेंगे, तो मेरे पास बचेगा कौन, ओनली फॉर b। ये हो गया आपका c का माइनर। और माइनर ऑफ d निकालेंगे, माइनर ऑफ d m22, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो मेरे पास बच रहा है a, तो ये होगा आपका a। तो हम लोग यहाँ जाने कि माइनर क्या होता है। तो यदि डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखिए थ्योरी हम इस टॉपिक को
थोड़ा डिटेल से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आए तो ज़्यादा और बेहतर है। तो माइनर क्या होता है, क्योंकि इसकी जस्ट ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाऊँगा, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनर, तो माइनर क्या है, यदि डिटर्मिनेंट का कोई अवयव ए आई जे हो तो उस अवयव का माइनर एम आई जे होता है, इसे एम से सूचित करते हैं या डिनोटेट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाने कि माइनर ऑफ ए का माइनर निकालें तो ये हो गया M1 क्योंकि यहाँ पर हम लोग के एम आई जे, आई रो हो गया, जे कॉलम हो गया, ठीक है। तो एम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छक जाएगा तो मेरे पास बचा ओनली फॉर डी, तो ये आपका ए का माइनर हुआ डी। उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ बी निकालें, ठीक है, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम किए तो ठीक उसी प्रकार मेरा सी आया ए बी का माइनर। अब फिर उसी प्रकार हम लोग माइनर ऑफ सी किए तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम किए तो बी आया, फिर माइनर ऑफ डी का किए तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम यानी कि ए आया, ठीक। ये तो हुआ मेरा दो रो यानी कि 2 टर्म का डिटर्मिनेंट हो। अब लोग 3 टर्म का देखते हैं, ठीक है, तो इसको यहीं पर हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हुआ 2 टर्म का डिटर्मिनेंट से हम लोग ज्ञात किए माइनर। अब लोग 3 टर्म से ज्ञात करेंगे माइनर, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया आपका, और सॉरी यहाँ जी होगा एच आई। अब हुआ 3 टर्म का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये 2 टर्म का हुआ, ये 3 टर्म का हुआ, तो 2 टर्म से हम लोग ज्ञात किए माइनर, और हम लोग फिर 3 टर्म से ज्ञात करेंगे माइनर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे M11। तो यहाँ देखिए यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट करें, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि ए का हम लोग माइनर निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिखे एम आई जे यानी कि आई हो गया रो, जे कॉलम हो गया। तो ए कहाँ पर है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो, ठीक, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक बचा ई एफ एच आई, तो ये होगा आपका माइनर होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ एच आई, ये हो गया आपका ए का माइनर। अब हम लोग ठीक उसी प्रकार जानेंगे माइनर ऑफ बी का, माइनर ऑफ बी M 1 सॉरी यहाँ सेकेंड होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, देखिए माइनर ऑफ बी, ठीक है, तो माइनर ऑफ बी का हम लोग निकालेंगे माइनर, तो बी का माइनर हम लोग यहाँ पर जाने थे, माइनर ऑफ बी का हम लोग निकालेंगे तो एम आई जे हो गया, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम करेंगे, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मेरे पास बचा डी एफ जी और आई बचा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि डी एफ जी और आई, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ सी, तो M13, ठीक है, तो इसका भी हम लोग देख लेंगे, तो ये भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम झाँक जाएगा, तो बचेगा डी ई और जी एच, डी ई जी एच, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम लोग सेकेंड रो का बता देते हैं, ठीक है, माइनर ऑफ डी का, तो यहाँ हो जाएगा एम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखिए यहाँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम झाँक जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ना, डी कहाँ पर, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा बी सी एच आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार माइनर ऑफ ई, तो यहाँ हो जाएगा M22,
क्योंकि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम झग जाए तो बचेगा मेरे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो बचा ACGI, ठीक है। अब आप लोग हम लोग मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आज है, तो इसको थोड़ा अच्छा से डिटेल से समझे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। टोटल जितना इस चैप्टर में पढ़ना था मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। कल से मैं आपको एक्सरसाइज पे चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ माइनर के बारे में हम लोग जानेंगे, अब कोफैक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए कोफैक्टर क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ कोफैक्टर के बारे में कहे थे, तो कोफैक्टर क्या होता है। तो सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ जो मैंने सॉल्व किया आपको माइनर ज्ञात करने के लिए, तो इसके बाद यहाँ सॉल्व करिएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका EI - FH, ठीक है। उस टाइम आपको बोलना भूल गया था, तो मैं अभी आपको याद दिला देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर ऐसा छोड़ रहा हूँ तो आप ऐसा छोड़ दीजिएगा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा EI - FH, ठीक उसी प्रकार DI - FG, फिर DH - EG, BI - CH, AI - CG, ठीक है। तो ये मेरा निकला माइनर। अब कोफैक्टर, तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर, यदि डिटरमिनेंट का कोई अवयव AIJ हो तो इस अवयव का कोफैक्टर -1 के पावर I+J से ज्ञात करते हैं। इसे CI से डिनोटेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हम लोग माइनर में यहाँ ऐसा नहीं होता था, -1 के पावर I+J होता था, ठीक है। उसमें होता था लेकिन IMIJ या AIJ होता, लेकिन यहाँ -1 के पावर I+J, ठीक है। तो थोड़ा सा हट के तो थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर बता दें हमको कि यदि डिटरमिनेंट का कोई अवयव AIJ हो तो उस अवयव का कोफैक्टर -1 के पावर I+J से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसे CIJ से डिनोटेड करते हैं। तो चलिए हम लोग वैसे माइनर ज्ञात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया ABCD एक डिटरमिनेंट ले लिया। तो यहाँ भी हम लोग जैसे लिख देते हैं माइनर ऑफ A, तो वहाँ भी यहाँ भी हम लिखेंगे माइनर नहीं लिखकर कोफैक्टर ऑफ A CIJ से सूचित करते हैं या डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ में लिखे CIJ बड़ा -1 के पावर I+J, तो ठीक है। तो हम लोग A का निकाला है, तो -1 के पावर 1+1 ये हो गया, रो J कॉलम हो गया, तो D आया इसका कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर B CIJ बराबर -1 के पावर I+J बराबर -1 के पावर 1+2 यानी कि 2f3 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया रो कॉलम हो रहा था CI, तो यहाँ माइनस में है क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट होगा। तो कोफैक्टर ऑफ C का निकालेंगे, ठीक है। तो CIJ होगा -1 के पावर I+J, तो -1 के पावर 2 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि B होगा आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर यानी कि D, तो CIJ में तो -1 के पावर I+J, तो -1 2+2, तो यहाँ A हो गया, ठीक है। अब हम आपको कंप्लीट करवा दिए थ्योरी डिटरमिनेंट का। अब एक पॉइंट और है जो है VI पॉइंट, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल से लिखता है TRIA, एंगल कैसे लिखा ट्राइंगल।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका पॉइंट वेरी अच्छा है, समझ वेरी पॉइंट है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ABC हो गया। यहाँ मैंने एक जगह पर x1 और y1 जो डोनेट किया हूँ, B की जगह पर मैंने x2 by2 किया और C की जगह x3 by3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ, ये आपका काम आएगा 4.2 में, 4.1 में जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला के थ्रू हो गया। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 1 1 x1 x2 x3 या y1 y2 y3। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल तक कंप्लीट हो गया। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू लेकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो 1/2 हर क्वेश्चन में आप करेगा। जैसे मैं x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला जो आपका एक्सरसाइज में कंप्लीट करेगा, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो मैंने आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया थ्योरी डिटरमिनेंट चैप्टर का, यानी कि सारणी का टोटल टॉपिक जितना उसमें पढ़ना था सब मैंने आपको पढ़वा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि टोटल थ्योरी कंप्लीट रखें और कल से मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।